दोस्तों, काफी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं प्रिजन ब्रेक की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं। सो आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए प्रिजन ब्रेक सीरीज का फर्स्ट सीजन लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आप देखेंगे कि एक लड़का अपने बड़े भाई को जेल से निकालने के लिए कैसे अपने दिमाग का यूज करता है। वो जेल के अंदर ऐसी ऐसी साजिशें रचता है, देखकर आपको मजा आ जाएगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवा रहा था। तभी आर्टिस्ट कहती है कि मैंने देखा है कि जब लोग पहली बार टैटू बनवाते हैं तो वो लोग अपनी माँ या गर्लफ्रेंड के लिए टैटू बनवाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने पूरे शरीर पर कुछ और ही बनवा लिया है। फिर उसकी बात सुनकर माइकल उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और टैटू बनवाने के बाद अपने घर पर आ जाता है। घर आते ही सबसे पहले माइकल अपने घर पर लगी काफी सारी पेपर कटिंग को उतारता है, जो कि किसी लिंकन नाम के आदमी की थी। दरअसल लिंकन माइकल का भाई है, जो वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर के जुर्म में अभी जेल में है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर माइकल अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव भी निकालकर अपनी बिल्डिंग के बाहर पानी में फेंक देता है। तभी अगले दिन माइकल एक बैंक लूटने के लिए जाता है। माइकल के पास गन भी थी, इसलिए बैंक में मौजूद सभी लोग माइकल से काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो बैंक से पूरे $5 लाख अपने बैग में डाल लेता है, लेकिन बैंक से भागता नहीं। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि माइकल के दिमाग में इस समय कुछ और ही चल रहा है। तभी थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और माइकल उनके सामने सरेंडर कर देता है। फिर जल्दी ही माइकल को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर वेरोनिका नाम की एक लॉयर माइकल का केस लड़ रही थी, लेकिन माइकल खुद जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको तो माइकल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा काम करेगा। दरअसल वेरोनिका माइकल के भाई लिंकन की एक्स गर्लफ्रेंड है, जो माइकल को बहुत ही अच्छे से जानती है। फिर जज माइकल और वेरोनिका को कहती है कि फिलहाल लंच टाइम हो गया है, इसलिए आगे की सुनवाई मैं लंच के बाद ही करूंगी। फिर माइकल को दोबारा से लंच टाइम तक के लिए कोर्ट में बनाई हुई जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तभी वेरोनिका वहां पर आती है और माइकल को कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, इसलिए अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। फिर वेरोनिका उसकी बात मान लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद सुनवाई फिर से शुरू हो जाती है और जज माइकल को पूरे 4 साल की सजा सुना देती है। फिर माइकल को फोक्स रिवर जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खड़ूस गार्ड से होती है, जिसका नाम बेलिक है। पहले ही दिन इन दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन माइकल को अपने सेल में भेज दिया जाता है। सेल में जाने के बाद माइकल अपने सेलमेट सुक्रे से मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कैदियों को सेल से बाहर पार्क में ले जाया जाता है, तो सुक्रे माइकल को जेल में मौजूद अलग अलग कैदियों के बारे में बताता है। वो माइकल को इस जेल में गार्ड्स के बारे में भी बताता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेरहम है, लेकिन माइकल इस जेल में किसी और की खोज कर रहा था। दरअसल माइकल का भाई भी इसी जेल में मौजूद था और इस समय माइकल अपने भाई को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी माइकल नीचे जमीन पर एक सीवर पाइप देखता है। फिर वो चुपके से उसके अंदर एक नोटबुक डाल देता है और सुक्रे से लिंकन के बारे में पूछता है। लिंकन का नाम सुनते ही सुक्रे माइकल को लिंकन के पास ले जाता है, जो कि अपने दूसरे वार्ड में बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग अकेला बंद था। फिर सुक्रे बताता है कि लिंकन बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैदी है, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मार दिया है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर लिंकन को मौत की सजा सुनाई जाएगी। फिर माइकल सुक्रे से पूछता है कि आखिर मैं लिंकन से कैसे मिल सकता हूँ। फिर सुक्रे बताता है कि लिंकन इस जेल में वर्कशॉप पर काम करता है और उसको सिर्फ वर्कशॉप के काम के लिए ही सेल से बाहर निकाला जाता है। इस काम को जॉन नाम का एक कैदी संभालता है, इसलिए लिंकन तक पहुंचने के लिए तुम्हें जॉन से बात करनी पड़ेगी। फिर सुक्रे माइकल से पूछता है कि आखिर तुम लिंकन से क्यों मिलना चाहते हो। फिर माइकल सुक्रे को कहता है कि लिंकन मेरा भाई है। अब ये बात सुनते ही सुक्रे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन माइकल जेल में लिंकन से मिलने के लिए आया था। फिर लिंकन माइकल को कहता है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। माइकल को भी अपने भाई की बातों पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसको पता था कि लिंकन मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम लिंकन के बेटे एलजे को देखते हैं। इस समय वो कुछ ड्रग सप्लायर्स के साथ मिलकर माल
की डिलीवरी करने में लगा था, लेकिन आज पुलिस वाले एल्जे को ड्रग सप्लाई करते समय पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जेल में माइकल मेडिकल रूम में जाता है, जहां सारा नाम की डॉक्टर माइकल का चेकअप करने लगती है। दरअसल माइकल ने जेल में आने से पहले अपना फॉर्म भरा था, जिसके अंदर उसने अपनी डायबिटीज की बीमारी के बारे में लिखा था, और मेडिकल रूम में माइकल सारा से इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए आया था। लेकिन सारा किसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से चली जाती है, और मौके का फायदा उठाकर माइकल जल्दी से एक कागज की बनाई हुई डक सीवर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद माइकल दोबारा से बाहर आ जाता है। फिर बाहर आने के बाद वो जॉन नाम के कैदी से मिलता है, जो वर्कशॉप के काम को हैंडल करता है। वो जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे भी वर्कशॉप के काम पर रख लो, क्योंकि मैं आगे चलकर तुम्हारे काफी काम आ सकता हूँ। लेकिन जॉन माइकल को काम पर रखने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब ये सब देखकर माइकल जॉन को एक कागज की बनाई हुई डक देता है और खुद वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम वाशिंगटन के सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर में डैनी और पॉल नाम के दो सीक्रेट सर्विस एजेंट को देखते हैं। तभी डैनी पॉल को कहता है कि चर्च के बिशप की गवर्नर के साथ काफी अच्छी बनती है, और वही लिंकन के केस की अच्छे से जांच पड़ताल करने की बात कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो लिंकन बच जाएगा। दरअसल ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि लिंकन बच जाए, बल्कि ये तो उसको फंसाना चाहते थे, क्योंकि इस काम में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ था, और ये दोनों उनके साथ मिले हुए थे। अगले सीन में हम जेल की चर्च में लिंकन को देखते हैं। तभी जब लिंकन को चर्च से ले जाया जा रहा था, तो ठीक उसी समय माइकल उससे आकर मिलता है। लिंकन माइकल को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर माइकल उसको कहता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। माइकल की बात सुनते ही लिंकन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तभी थोड़ी देर बाद जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में थे, तो सुक्रे माइकल को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन इतने में वहां पर गार्ड आता है और माइकल को कहता है कि तुम्हें जेल के वार्डन हेनरी ने बुलाया है। ये बात सुनकर सुक्रे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जेल का वार्डन ऐसे ही किसी को ऑफिस में नहीं बुलाता। फिर माइकल भी वार्डन के ऑफिस में चला जाता है। फिर माइकल को अपने ऑफिस में देखकर वार्डन कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक स्कल्पचर इंजीनियर हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फिर हेनरी माइकल को ताजमहल का एक छोटा सा मॉडल दिखाता है, जिसको वो काफी वक्त से तैयार कर रहा था। दरअसल ये ताजमहल हेनरी अपनी वाइफ को अपनी 40वीं एनिवर्सरी पर गिफ्ट करना चाहता था। फिर वो माइकल को अपना आधा बचा हुआ ताजमहल पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन माइकल तो उसको साफ साफ इनकार कर देता है। ये बात सुनकर हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को वापस अपने सेल में भेज देता है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं, जो जेल में माइकल से मिलने के लिए आई थी। वो माइकल को कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर लिंकन को जेल से बाहर निकालने के लिए आए हो, लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे लीगल तरीके भी हैं। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि उनमें से कोई भी तरीके से हम लिंकन को मौत की सजा से नहीं बचा सकते, और मुझे ये भी पता है कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई सिडमैन का खून नहीं किया। कोई तो है जो मेरे भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में मीटिंग टाइम खत्म हो जाता है और वेरोनिका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डैनी और पॉल चर्च के फादर बिशप से मिलने के लिए जाते हैं। फिर पॉल बिशप को बातों ही बातों में कहता है कि आपको लिंकन के केस की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने वाइस प्रेसिडेंट के भाई का खून किया है। पॉल की बातें सुनने के बाद भी बिशप का इरादा नहीं बदलता, वो अब भी लिंकन को बचाना चाहता था। ये सब देखकर पॉल और डैनी बिशप के ऑफिस में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में जॉन के पास बाहर से किसी आदमी का फोन आता है, और वो आदमी जॉन को बताता है कि मुझे किसी ने एक लेटर भेजा था, जिसके अंदर फिबोनाची की तस्वीर थी। फिबोनाची का नाम सुनते ही जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फिबोनाची ही वो आदमी है जो जॉन के खिलाफ गवाही देने वाला है, और इसीलिए जॉन जल्दी से जल्दी फिबोनाची को मरवाना चाहता है। तभी जॉन अपने आदमी से पूछता है कि आखिर तुम्हें वो लेटर किसने भेजा था। फिर वो आदमी बताता है कि इस लेटर पर किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन फिबोनाची की फोटो के साथ साथ मुझे उसके अंदर एक कागज की डक मिली है। कागज की डक का नाम सुनते ही जॉन को माइकल की याद आ जाती है, और फिर वो अपने आदमियों को लेकर सीधा माइकल के पास पहुंच जाता है। वो माइकल से पूछता है कि आखिर फिबोनाची कहां पर है, लेकिन माइकल सभी के सामने जॉन को फिबोनाची के बारे में बताने से इनकार कर देता है। अब ये सब देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है, और वो अपने आदमियों के साथ मिलकर माइकल को मारना शुरू कर देता है। ये हरकत जेल के वार्डन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए हेनरी माइकल को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो माइकल को कहता है कि मैं तुम्हें जेल की सिक्योरिटी जेल में भेज रहा हूँ,
जहां पर तुम 90 दिनों तक किसी से भी नहीं मिलोगे। हेनरी की बात सुनकर माइकल को एक आइडिया आता है और वो हेनरी को कहता है कि अगर तुम मुझे 90 दिनों तक अकेला नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारा ताजमहल पूरा कर दूंगा। फिर हेनरी भी माइकल की बात मान लेता है क्योंकि उसको किसी भी हालत में अपनी एनिवर्सरी से पहले उस ताजमहल के मॉडल को पूरा करना था। अगले सीन में हम बिशप को देखते हैं जो कि रात को अपने घर में सो रहा था। तभी उसके घर में कोई अजनबी आदमी आ जाता है और बिशप को शूट करके मार डालता है। फिर नेक्स्ट डे वेरोनिका को भी पता चल जाता है कि किसी ने बिशप को गोली मार दी और इस बात से वो समझ जाती है कि माइकल सच बोल रहा था। कोई तो है जो लिंकन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जेल में लिंकन से मिलने के लिए उसका बेटा एलजे और उसकी पत्नी लीसा आती है। दरअसल लीसा एलजे को लिंकन के पास इसलिए लेकर आई थी ताकि लिंकन एलजे को समझाए कि उसके लिए ये ड्रग का धंधा बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर जब लिंकन एलजे को समझाने की कोशिश करता है तो एलजे अपने डैड की एक भी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसकी नजरों में लिंकन बहुत पहले ही मर चुका था। फिर एलजे उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुक्रे से मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसी वक्त दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने लगते हैं। फिर जब सुक्रे की गर्लफ्रेंड वहां से जाने लगती है तो सुक्रे उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मैं हेक्टर के साथ आई हूँ। अब हेक्टर का नाम सुनते ही सुक्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको पता है कि हेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को पेलने के चक्कर में है। लेकिन सुक्रे की गर्लफ्रेंड सुक्रे को विश्वास दिलाती है कि मैं हेक्टर से दूर रहूंगी और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल इंसुलिन लेने के लिए सारा के पास जाता है। फिर माइकल की रिपोर्ट देखने के बाद सारा माइकल को कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डायबिटीज है, इसलिए अगली बार मैं फिर से तुम्हारा चेकअप करूंगी और अगर तुम्हें डायबिटीज नहीं हुई तो मैं तुम्हें अगली बार से इंसुलिन नहीं दूंगी। फिर माइकल दोबारा से अपनी जेल में आ जाता है। तभी माइकल जेल में मौजूद एक कनोट नाम के आदमी के पास जाता है जो कि अक्सर जेल के बाहर से दवाइयां वगैरह मंगवाता रहता है। फिर माइकल कनोट को जेल के अंदर इंसुलिन बढ़ाने की दवाई मंगवाने के लिए कहता है ताकि सारा को उस पर शक ना हो। फिर वो कनोट को कुछ पैसे भी देता है जिसको देखकर कनोट माइकल का काम करने के लिए मान जाता है। फिर माइकल दोबारा से अपने सेल में आ जाता है लेकिन इतने में एक गार्ड वहां पर आता है और माइकल को एक पीआई कार्ड देता है जो कि उसके लिए जॉन ने भेजा था। यानी कि अब जॉन ने माइकल को वर्कशॉप के काम के लिए रख लिया है। फिर जब माइकल वर्कशॉप के काम के लिए जाता है तो वहां जाकर वो अपने भाई लिंकन से भी मिलता है। फिर लिंकन माइकल को दोबारा से समझाता है कि इस जेल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर माइकल अपनी शर्ट खोलता है और अपने भाई को अपनी बॉडी पर बने टैटू दिखाता है और कहता है कि इन टैटू को ध्यान से देखो। फिर जब लिंकन माइकल की बॉडी पर बने टैटू को देखता है तो उसको पूरे जेल के मैप का ब्लूप्रिंट दिखाई देता है और ये सब देखकर लिंकन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम माइकल को चार्ली नाम के एक कैदी के साथ देखते हैं जिसके साथ माइकल की काफी अच्छी बनने लगी थी। अब जब कभी भी जेल में माइकल को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो माइकल चार्ली से ही पैसे लेता था। तभी चार्ली माइकल को ब्लैक एंड व्हाइट दो गैंग्स दिखाता है जो कि आपस में बहस कर रहे थे। चार्ली माइकल को बताता है कि कुछ ही दिनों में इस जेल में इन ब्लैक एंड व्हाइट गैंग के लोगों में दंगा होने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे कैदी मरने वाले हैं। अब ये बात जानकर माइकल अपने सेल में वापस आ जाता है। तभी सुक्रे माइकल को बताता है कि हमारा फ्लश खराब हो गया है। जब सुक्रे माइकल से बात कर ही रहा था तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड अलार्म्स ऑन कर देते हैं। फिर सुक्रे माइकल को बताता है कि अब गार्ड्स आकर हमारे सेल को चेक करेंगे। फिर वो माइकल को अपने बेड के नीचे छुपाए हुए चाकू को बाहर फेंकने के लिए कहता है। इस समय सुक्रे के पास कुछ ड्रग्स भी थी इसलिए सुक्रे जल्दी से उन ड्रग्स को अपनी जेल के बाहर फेंक देता है। फिर जैसे ही माइकल चाकू बाहर फेंकने लगता है तो ठीक उसी वक्त बेलिक उसके हाथ में चाकू देख लेता है। चाकू देखकर बेलिक माइकल पर गुस्सा करने लगता है लेकिन इतने में वहां पर जेल का वार्डन हेनरी भी आ जाता है और चाकू देखकर माइकल से पूछता है कि क्या ये चाकू तुम्हारा है, लेकिन माइकल उसको कोई भी जवाब नहीं देता। माइकल के इस रवैये को देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये चाकू माइकल का नहीं है, इसलिए वो माइकल को कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। हेनरी के जाने के बाद गार्ड बेलिक माइकल को कहता है कि हेनरी तो दिन में इस जेल का राजा है लेकिन मैं रात में इस जेल का राजा हूँ और ये धमकी देने के बाद वो भी वहां से चला जाता है।
फिर माइकल जेल की चर्च में जाकर लिंकन से मिलता है। लिंकन माइकल से पूछता है कि आखिर तुम्हारा इस जेल से बाहर निकलने का प्लान क्या है। माइकल लिंकन को कहता है कि मैंने देखा है कि जेल के मेडिकल रूम के बाहर सबसे कम सिक्योरिटी है, यानी कि ये जेल की सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन इस बार फिर से लिंकन माइकल को यही समझाता है कि हम लोग इस जेल से नहीं भाग पाएंगे क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। फिर माइकल कहता है कि तुम्हारा इस जेल से बाहर निकलना पहले से ही तय हो गया है, इसलिए तुम टेंशन छोड़ दो। फिर माइकल जेल के ग्राउंड में जाता है, जहां पर वो ग्राउंड में लगे बेंच में से कुछ बोल्ट निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन बोल्ट से एक चाबी बनाने वाला था। लेकिन तभी माइकल के पास एक टी बैग नाम का कैदी अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो माइकल को कहता है कि जल्दी ही इस जेल में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में लड़ाई होने वाली है, इसलिए अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ब्लैक कैदियों से बचा लूंगा। दरअसल टी बैग को माइकल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो माइकल को पेलना चाहता था। लेकिन माइकल टी बैग के साथ रहने से साफ साफ इनकार कर देता है और बिना बोल्ट निकाले ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंकन जब अपनी सेल में था तो उसको वेरोनिका की काफी ज्यादा याद आ रही थी। फिर वो वेरोनिका के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करने लगता है और बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि अब वो वेरोनिका के पास कभी भी दोबारा नहीं जा सकता। अब अगले दिन माइकल दोबारा से उसी बेंच के पास चला जाता है और बचा हुआ बोल्ट बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दोबारा से टी बैग आ जाता है और इस बार वो माइकल को बोल्ट निकालते हुए देख लेता है। फिर टी बैग माइकल से वो बोल्ट ले लेता है और कहता है कि क्या तुम दंगों के वक्त इस बोल्ट से खुद की जान बचाओगे। लेकिन माइकल टी बैग की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है क्योंकि अगर माइकल ने बोल्ट लेने के लिए टी बैग से लड़ाई की तो टी बैग के साथी माइकल का बुरा हश्र कर देंगे। फिर माइकल वहां से सीधा जॉन के पास जाता है और पूछता है कि इस जेल में अगर मैं किसी कैदी को डराना चाहूँ तो क्या तरीका है, क्योंकि मैं किसी से अपना सामान वापस लेना चाहता हूँ। माइकल की बात सुनकर जॉन कहता है कि पहले तुम मुझे फिबोनाची के बारे में बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा कि तुम्हें किसी भी कैदी को कैसे डराना है। लेकिन माइकल जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जॉन भी माइकल को कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। फिर जॉन जाकर फिलिक्स नाम के आदमी से मिलता है जो उससे जेल में मिलने के लिए आया था। फिलिक्स जॉन को बताता है कि मुझे पता चला है कि इसी जेल में कोई इंसान फिबोनाची के बारे में जानता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी उसके बारे में पता करके मुझे बताओ क्योंकि 1 महीने बाद तुम्हारी सुनवाई होने वाली है और अगर फिबोनाची ने गवाही दे दी तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी। फिर जेल से जाते जाते फिलिक्स जॉन को धमकी देता है कि अगर तुमने अगली सुनवाई से पहले फिबोनाची के बारे में पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। फिलिक्स की बात सुनकर जॉन को अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो फिलिक्स को कहता है कि मैं जल्दी ही फिबोनाची के बारे में पता लगा लूंगा। जॉन की ये बात सुनने के बाद फिलिक्स वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं गार्ड बेलिक माइकल और सुक्रे के सेल की तलाशी ले रहा था, लेकिन उसको माइकल के सेल में से कुछ भी नहीं मिलता। तभी बेलिक को माइकल के सेल में से एक डायरी मिलती है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही बेलिक उस डायरी पर पेंसिल चलाने लगता है तो देखता है कि उस डायरी पर किसी एलन बोल्ट का नाम लिखा हुआ है। फिर वो अपने ऑफिस में जाकर एलन बोल्ट के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलिक के हाथ कुछ भी नहीं लगता। तभी कुछ देर बाद माइकल टी बैग के सेल में जाकर अपने बोल्ट को ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में वहां पर टी बैग भी आ जाता है और माइकल से पूछता है कि तुम मेरे खोपचे में क्या कर रहे हो। फिर माइकल टी बैग को कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। माइकल की बात सुनकर टी बैग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और माइकल को बताता है कि आज ही रात ब्लैक एंड व्हाइट कैदियों में लड़ाई होने वाली है, इसलिए तुम तैयार रहना। इसी दौरान कनॉट और उसके साथी भी माइकल को टी बैग की टीम में शामिल होते हुए देख लेते हैं। फिर कनॉट माइकल को उसकी दवाइयां देने के बहाने अपने पास बुलाता है और जैसे ही माइकल उसके पास आता है कनॉट अपने साथियों की हेल्प से माइकल को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम टी बैग के साथ मिल गए हो। कनॉट की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो उससे मेरा सामान लेना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी टीम में जाने का नाटक किया। लेकिन कनॉट को अभी भी माइकल की बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए कनॉट सारी गोलियां वापस अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं जिसके पास लिंकन का लॉयर आता है और एक टेप रिकॉर्डिंग देता है। जब वेरोनिका उस टेप को देखती है तो वो हैरान हो जाती है
क्योंकि उसके अंदर लिंकन ने अपनी ही गन से वाइस प्रेसिडेंट के भाई को शूट किया था, जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। फिर वो सीधा जेल में लिंकन से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मैंने एक टेप रिकॉर्डिंग देखी है जिसके अंदर तुमने ही वाइस प्रेसिडेंट के भाई सिड मैन को शूट किया था। फिर वेरोनिका की बात सुनकर लिंकन उसको कहता है कि मैंने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा और तुमने जो टेप देखी है वो झूठ है। दरअसल उस दिन मैं एक ड्रग डीलर को मारने के लिए गया था, लेकिन मैंने वहां पर जाकर देखा कि वहां पर ड्रग डीलर की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट का भाई मौजूद था, जिसको पहले से ही किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुझे तो बस फंसाया गया है। लेकिन इस समय वेरोनिका को लिंकन की बातें साफ झूठ लग रही थी, क्योंकि उसने जो टेप देखी थी उससे तो यही साबित होता था कि लिंकन ने ही वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मारा है। फिर वेरोनिका जेल से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा क्रैब नाम के आदमी के पास पहुंच जाती है, जिसने लिंकन को उसी ड्रग डीलर को मारने की सुपारी दी थी। लेकिन क्रैब के घर के बाहर उसको क्रैब की मां मिलती है। वो वेरोनिका को कहती है कि क्रैब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर वेरोनिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ एजेंट पॉल और डैनी दोनों लिंकन के लॉयर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें पता चला है कि तुमने किसी को लिंकन की वाइस प्रेसिडेंट के मर्डर वाली टेप दी है। एजेंट की बात सुनकर लिंकन का लॉयर उसको बता देता है कि मैंने उस टेप की कॉपी लिंकन की पुरानी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को दी है, क्योंकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन लेने का हक है। अब जैसे ही रात होती है, जेल के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट की आपस में फाइट हो जाती है, जिसके अंदर दोनों तरफ के कैदी एक दूसरे को जानवरों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई के बीच टी बैग का दोस्त माइकल के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी माइकल उसके हाथ में अपना बोल्ट देखकर उससे अपना बोल्ट छीन लेता है, लेकिन तभी टी बैग के दोस्त के पास एक ब्लैक कैदी आता है और उसको एक चाकू से मार डालता है। ये सब देखकर माइकल टी बैग के दोस्त को बचाने के लिए जाता है। तभी टी बैग भी माइकल को देख लेता है और उसको लगता है कि माइकल ने ही उसके दोस्त को मारा है, इसलिए वो माइकल को धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। लेकिन इतने में जेल के गार्ड्स कैदियों के ब्लॉक में नशे वाली गैस छोड़ देते हैं और वहां की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर सभी कैदी अपने अपने सेल में वापस चले जाते हैं। फिर दंगा शांत होने के थोड़ी देर बाद कैदियों से मिलने के लिए हेनरी आता है और वो इस समय सभी की हरकत से बहुत ज्यादा नाराज था। फिर वो पूरे 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देता है, जिसके अंदर उनको अपने सेल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर जाते जाते हेनरी सभी कैदियों को वार्निंग देता है कि अगर अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं अगली बार पूरा 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दूंगा। दूसरी तरफ जब वेरोनिका अपने ऑफिस में थी तो उसके पास क्रैब की गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। वो वेरोनिका को कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और फिर वो वेरोनिका को एक एड्रेस भी देती है। थोड़ी देर बाद जब वेरोनिका उस एड्रेस पर जाकर क्रैब की गर्लफ्रेंड से मिलती है तो वो देखती है कि क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया काफी ज्यादा घबराई हुई है। फिर लेटिसिया जल्दी जल्दी में वेरोनिका को कहती है कि क्रैब की मौत ड्रग की ओवरडोज से नहीं हुई थी, बल्कि उसको पता था कि लिंकन ने वाइस प्रेसिडेंट के भाई को नहीं मारा और इसी बात को राज रखने के लिए किसी ने क्रैब को मार डाला। तभी लेटिसिया वहां पर पॉल और डैनी को भी देख लेती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। वेरोनिका को भी लेटिसिया की बातों पर यकीन हो जाता है कि लिंकन को फंसाया जा रहा है। तभी पॉल अपने ऑफिस में जाकर अपनी लेडी बॉस को कॉल करता है और बताता है कि एक लॉयर हमारे काम में टांग अड़ा रही है। ये बात सुनते ही लेडी बॉस पॉल को कहती है कि जो कोई भी हमारे काम के बीच में टांग अड़ाए तुम उसकी टांग काट दो, यानी रास्ते से हटा दो। फिर पॉल अपनी लेडी बॉस की बात मान लेता है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास अब अपना बोल्ट वापस आ चुका था और माइकल उस बोल्ट को घिसा घिसा कर एक चाबी की तरह बना लेता है, एक ऐसी चाबी जिसका उसने अपने हाथ पर टैटू बनवा रखा था। जब माइकल उस बोल्ट को अपने टैटू पर लगाकर देखता है तो वो बोल्ट उसके टैटू पर बिल्कुल फिट बैठ जाता है। फिर वो उस बोल्ट से अपने सेल में मौजूद टॉयलेट को खोल लेता है, जिसकी सीवर पाइप सीधा मेडिकल रूम तक जाती थी। फिर अगले दिन जब माइकल पार्क में जाता है तो कनॉट माइकल को गोलियां दे देता है, क्योंकि उसकी माइकल को लेकर जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई थी। लेकिन कनॉट को यह भी लग रहा था कि माइकल ने ही टी बैग के दोस्त को मारा है, इसलिए कनॉट दोबारा से माइकल पर विश्वास करने लगता है। फिर माइकल जल्दी से कुछ गोलियां ले लेता है और जब सारा के पास अपना डायबिटीज चेकअप करवाने के लिए जाता है तो रिपोर्ट में माइकल की डायबिटीज पॉजिटिव आती है। यह देखकर माइकल थोड़ा खुश हो जाता है। अब सारा भी माइकल की इस शैतानी हंसी को नोटिस कर लेती है और समझ जाती है कि जरूर इसके दिमाग में कुछ चल रहा है।
अब माइकल वापस से जेल में आ जाता है, लेकिन तभी जॉन के कुछ लोग माइकल को पकड़ लेते हैं और उसको सीधा जॉन के पास लेकर जाते हैं। फिर जॉन दोबारा से माइकल से फिबोनाची के बारे में पूछता है। जॉन की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि मैं इस जेल से बाहर निकलते ही तुम्हें फिबोनाची के बारे में बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। माइकल की बात सुनकर जॉन को उस पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो माइकल के पैर की उंगली को एक कटर के जरिए काटने की कोशिश करता है। वो माइकल को कहता है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारी ये प्यारी उंगली काट दूंगा। लेकिन 3 गिनने के बाद भी माइकल जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ भी नहीं बताता और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जॉन और उसके साथी माइकल के पांव की उंगलियां काट देते हैं, जिसके दर्द की वजह से माइकल तड़पने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और माइकल की हालत देखने के बाद उसको जल्दी से वहां से ले जाते हैं। लेकिन बेलिक जॉन के पास ही रुका रहता है। वो जॉन को कहता है कि तुम तो माइकल के साथ सिर्फ बातचीत करने वाले थे ना, लेकिन तुमने तो माइकल की उंगलियां काट दी। बेलिक की बात सुनकर जॉन उसको कहता है कि बात थोड़ा बिगड़ गई थी, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। अब इन दोनों की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई थी कि जॉन और बेलिक दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तभी माइकल को सारा के पास मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। माइकल की हालत देखकर सारा उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया, लेकिन माइकल सारा को कुछ भी नहीं बताता। फिर सारा उसके पांव पर पट्टी करने के बाद बाहर आ जाती है और बेलिक से मिलती है। सारा बेलिक को कहती है कि तुम्हें जेल में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि माइकल के साथ ऐसा किसने किया। लेकिन बेलिक कहता है कि माइकल के साथ ऐसा किसी कैदी ने नहीं किया, बल्कि माइकल पार्क में चला जा रहा था और उसका पैर एक घास काटने वाली कैंची के ऊपर आ गया, जिसके कारण उसकी उंगली कट गई। अब सारा को बेलिक की ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो बेलिक को कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। तभी जब लिंकन को पता चलता है कि जॉन ने माइकल के पैर की उंगलियां काट दी, तो ये जानकर लिंकन को जॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन माइकल लिंकन को कहता है कि हम अभी जॉन के साथ कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे प्लान के मुताबिक जॉन के पास एक प्राइवेट प्लेन है और जब हम जेल से बाहर निकलेंगे तो हम उसके प्राइवेट प्लेन से ही बचकर भागेंगे। लेकिन लिंकन कहता है कि जॉन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। फिर माइकल कहता है कि हमें इस प्लान के बारे में सुक्रे को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं मेरे सेल में खुदाई करने वाला हूँ और मुझे इस काम में सुक्रे की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन लिंकन को तो सुक्रे पर भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि अगर ये बात सुक्रे को पता चली तो वो जेल से भागने वाले प्लान को दूसरे कैदियों को भी बता देगा। अब देखते हैं कि ये लोग सुक्रे को प्लान बताएंगे या नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुक्रे अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुक्रे का फोन मारिक्रूज की माँ उठाती है। फिर जब सुक्रे उससे मारिक्रूज के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि मारिक्रूज अभी हेक्टर के साथ गई है। अब हेक्टर का नाम सुनते ही सुक्रे परेशान हो जाता है। तभी मारिक्रूज की माँ सुक्रे को बताती है कि अगर तुम मारिक्रूज की सच में परवाह करते हो तो तुम उसकी लाइफ से गायब हो जाओ। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जिसके पास इस समय एक सेल फोन था, लेकिन अभी तक उसने सुक्रे को इस बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ टी बैग एक कैदी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जिससे एक आदमी को इतना दर्द हो कि वो मरने की भीख मांगे, लेकिन फिर भी मौत उसको नसीब ना हो। टी बैग की ये बात सुनकर वो कैदी उसको एक चाकू ला कर देता है, जिसकी बनावट काफी ज्यादा अजीब थी। फिर वो कैदी टी बैग को कहता है कि तुम जिस पर भी इस चाकू का इस्तेमाल करोगे उसकी आंतड़ियां इस चाकू के अंदर उलझकर शरीर से बाहर आ जाएंगी। अब ये बात सुनकर टी बैग बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका जेल में माइकल से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैं क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया से मिली थी। उसने मुझे बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के भाई की मौत के पीछे लिंकन का हाथ नहीं है, बल्कि उसको किसी और ने मारा है। वेरोनिका की बात सुनकर माइकल उसको कहता है कि ये सब मैं 1 साल पहले ही पता लगा चुका हूँ और जिन लोगों ने भी वाइस प्रेसिडेंट के भाई को मारा है वो लोग चाहते हैं कि हम बस बाहर से ही लिंकन को निर्दोष साबित करने में लगे रहें, जिसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और जब तक हम लिंकन को निर्दोष साबित कर पाएंगे तब तक उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब वेरोनिका भी समझ जाती है कि अगर लिंकन को जेल से बाहर निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि माइकल अपनी डे शिफ्ट के बाद सुक्रे के पास जाता है और उसको अपने पास रखा हुआ सेल फोन दिखाता है। सुक्रे उस सेल फोन को देखकर माइकल को कहता है कि इस जेल में सेल फोन रखना बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी सजा सीधा 2 साल बढ़ा दी जाएगी। दरअसल माइकल के पास जो फोन था
वो नकली फोन था और इस फोन के जरिए माइकल सुक्रे की ईमानदारी परखना चाहता था कि क्या सुक्रे किसी राज को राज रख पाता है या नहीं। दूसरी तरफ वेरोनिका लेटिसिया के घर पर उससे बात करने के लिए जाती है और देखती है कि लेटिसिया के घर का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वेरोनिका उसके घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाते ही लेटिसिया उसको गन पॉइंट पर ले लेती है क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद वेरोनिका उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है जिन्होंने क्रैब को मारा था। लेकिन वेरोनिका लेटिसिया को समझाती है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो लिंकन को निर्दोष साबित कर सकती हो। इसलिए अगर तुम क्रैब के मर्डर के बारे में कुछ भी बताना चाहती हो तो तुम मेरे ऑफिस में आकर सब कुछ बता सकती हो। और इतना कहने के बाद वेरोनिका वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंकन को जब अपने सेल में भेजा जा रहा था तो वो बेलिक्स से जाकर मिलता है और बताता है कि मुझे पता चला है कि जेल में कैदियों के पास एक सेल फोन है और उस सेल फोन के बारे में सुक्रे को सब कुछ पता है। सेल फोन का नाम सुनकर बेलिक काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सब लिंकन और माइकल की चाल है क्योंकि ये दोनों ही सुक्रे की लॉयल्टी चेक करना चाहते थे। फिर बेलिक्स सुक्रे के पास जाता है और कहता है कि अब इस जेल के रूल्स और रेगुलेशन बदल दिए गए हैं। अब तुम उस कमरे में नहीं जा सकते जहां पर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिला करते थे, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वहां जाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम्हें भी बताना होगा कि इस जेल के अंदर सेल फोन किसके पास है। लेकिन सुक्रे फोन के बारे में बेलिक को नहीं बताता। ये देखकर बेलिक को गुस्सा आ जाता है और वो सुक्रे को कपड़े धोने की सजा सुना देता है। उस समय लिंकन और माइकल भी वहीं पर मौजूद थे और ये दोनों ही ये देखकर खुश हो जाते हैं कि सुक्रे भरोसे के लायक है। फिर सुक्रे माइकल के पास आता है और माइकल को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भी अपने सेल फोन से फोन करने दो। सुक्रे की ये बात सुनकर माइकल उसको अपने पास रखा हुआ सेल फोन दिखा देता है जो कि साबुन से बना हुआ था। उस साबुन के फोन को देखकर सुक्रे की सारी उम्मीदें टूट जाती है। तभी माइकल सुक्रे को अपने जेल से भागने का प्लान बताता है और इस प्लान को जानने के बाद सुक्रे माइकल पर गुस्सा करने लगता है। सुक्रे बताता है कि मैं अगले 16 महीने बाद इस जेल से बाहर निकलने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता और अगर तुमने हमारे सेल में खुदाई की तो मैं ये सारी बात गार्ड्स को बता दूंगा। अब ये सब कहने के बाद सुक्रे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन से मिलने के लिए फिलिक्स आता है। फिर जॉन फिलिक्स को माइकल की कटी हुई उंगलियां दिखाता है और कहता है कि माइकल किसी भी हालत में मुंह खोलने वाला नहीं है। तभी फिलिक्स वहां पर जॉन के बच्चे को लेकर आता है और एक बार फिर से कहता है कि तुम कुछ भी करके माइकल से फिबोनाची के बारे में पता लगाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। अब जॉन फिलिक्स के सामने बिल्कुल मजबूर हो गया था। अब उसको कुछ भी करके माइकल से फिबोनाची के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा वरना फिलिक्स उसके बच्चे को मार डालेगा। अगले सीन में हम लेटिसिया को देखते हैं जो कि वेरोनिका से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। दरअसल लेटिसिया वेरोनिका को सब कुछ बताने के लिए आई थी। फिर वो वेरोनिका को कहती है कि लिंकन के गिरफ्तार होने के बाद क्रैब से मिलने के लिए एक आदमी आया था। उस वक्त क्रैब ने उस आदमी से बात करने के लिए मुझे घर से बाहर भेज दिया, लेकिन मुझे पहले से ही उस आदमी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। फिर वो बताती है कि वाइस प्रेसिडेंट के भाई की मौत के पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है और इतना बताने के बाद लेटिसिया स्मोक करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद वेरोनिका के पास पॉल आता है। वो वेरोनिका से झूठ कहता है कि मैं भी लिंकन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास जो भी सबूत हैं वो तुम मुझे दिखा सकती हो। लेकिन वेरोनिका को पॉल की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो पॉल को कुछ भी नहीं बताती और पॉल को अपने ऑफिस से जाने के लिए कहती है। तभी वेरोनिका देखती है कि लेटिसिया काफी वक्त से बाहर नहीं आई और ये देखकर वेरोनिका लेटिसिया को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग में लेटिसिया कहीं पर भी नहीं थी। तभी हम माइकल को देखते हैं जो कि सारा के पास अपने पैर की पट्टी चेंज करवाने के लिए आया था। फिर सारा माइकल से फिर से पूछती है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान पार्क में लगे ब्लेड से नहीं हो सकता। लेकिन इस बार भी माइकल सारा को कुछ भी नहीं बताता और जाते जाते कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में बता दिया तो जेल के अंदर मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर जब माइकल अपने सेल में जाता है तो देखता है कि सुक्रे उसके सेल को छोड़कर किसी दूसरे सेल में जा रहा है। ये देखकर माइकल सुक्रे को अपने ही सेल में रहने के लिए कहता है, लेकिन सुक्रे माइकल की एक भी बात नहीं सुनता। दरअसल सुक्रे किसी भी मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो माइकल के काफी कहने के बाद भी अपने सेल को छोड़ देता है। तभी हम टी बैग को देखते हैं। वो माइकल को मारने के लिए सही मौके की तलाश में था, लेकिन तभी जॉन आकर उसको रोक देता है। वो टी बैग को कहता है कि तुम्हारी और मेरी हालत बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन सेम है, यानी कि माइकल।
फिर जॉन माइकल को एक रूम के अंदर लेकर आता है जहां पर टी बैग पहले से ही मौजूद था। फिर जॉन माइकल के सामने ही अपने साथियों को कहकर टी बैग को पिटवाने लगता है और ये सब देखकर माइकल को काफी ज्यादा हैरानी होती है। फिर जॉन माइकल के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम किस शर्त पर मुझे फिबोनाची के बारे में बताओगे, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। जॉन की ये बात सुनकर माइकल उसको अपने प्लान के बारे में बताता है जिसमें जॉन को एक प्लेन की अरेंजमेंट करवानी पड़ेगी ताकि जेल से भागने के बाद वो लोग इस देश को छोड़कर भाग सकें। फिर माइकल जॉन को ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी सुनवाई से पहले तुम्हें भी इस जेल से बाहर निकाल दूंगा और जब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मैं तुम्हें फिबोनाची के बारे में भी बता दूंगा। जॉन भी माइकल की डील को मान लेता है क्योंकि उसके पास फिबोनाची के बारे में पता लगाने का कोई और दूसरा मौका था ही नहीं। तभी लिंकन से मिलने के लिए जेल में एलजे आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे मरने से एक दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। एलजे जब अपने डैड की ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनको मिलने के लिए आने का प्रॉमिस करता है। अब एलजे की ये बात सुनकर लिंकन को भी काफी खुशी मिलती है। दूसरी तरफ माइकल अपने पास रखे हुए बोल्ट से टॉयलेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी माइकल के पास बेलिक आ जाता है और माइकल को अपने नए सेलमेट हेवायर से मिलवाता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सब देखकर माइकल समझ जाता है कि अब उसकी परेशानियां और भी बढ़ने वाली है। तभी वहां से जाते वक्त बेलिक माइकल को चेतावनी देता है कि तुम कभी भी अपने सेलमेट की आंखों में मत देखना वरना ये तुम्हें मार डालेगा। और इतना कहने के बाद बेलिक वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे माइकल अपने नए सेलमेट के बारे में लिंकन को भी बता देता है। माइकल की बात सुनकर लिंकन उससे पूछता है कि आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है। फिर माइकल लिंकन को कहता है कि मैं मेरे सेलमेट के सोने के बाद ही मेरे सेल में खुदाई शुरू करूंगा और इतना कहने के बाद माइकल वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेरोनिका अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और ये दोनों ही कुछ दिन बाद शादी करने वाले हैं। लेकिन वेरोनिका का बॉयफ्रेंड देखता है कि वेरोनिका अभी भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड लिंकन को बचाने में लगी हुई है और इस मामले में वो उसको बहुत ही कम समय दे रही है। ये बात वेरोनिका के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वेरोनिका से शादी करने से इनकार कर देता है। अब अपने बॉयफ्रेंड की ये बात सुनकर वेरोनिका उदास हो जाती है क्योंकि अब वो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में अटक गई थी क्योंकि वो लिंकन को भी बचाना चाहती थी और अपने नए बॉयफ्रेंड को भी छोड़ नहीं सकती थी। तभी हम एजेंट पॉल और डैनी को देखते हैं। दोनों लेटिसिया को अगवा करके दूर जंगल में ले आए थे और वहां पर लाकर पॉल डैनी से लेटिसिया को शूट करने के लिए कहता है लेकिन लेटिसिया डैनी को चकमा देकर वहां से भागने लगती है लेकिन बेचारी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। फिर पॉल और डैनी दोनों मिलकर लेटिसिया को शूट कर देते हैं और उसको मौत के घाट उतार देते हैं। तभी रात के वक्त माइकल अपने सेल में बने टॉयलेट का कैबिन खोलने की कोशिश करता है। तभी उसका सेलमेट हेवायर बताता है कि मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मैं सो नहीं पाता और ये बात जानकर माइकल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो हेवायर के सामने अपने सेल में खुदाई नहीं कर सकता था क्योंकि माइकल को डर था कि कहीं ये गार्ड्स को प्लान के बारे में बता ना दे। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे माइकल क्या करेगा। फोर्थ एपिसोड में हम लिंकन को देखते हैं जो कि अपने सेल में सो रहा था। तभी उसके पास बेलिक और कुछ और गार्ड्स आते हैं और लिंकन को पकड़कर कहीं पर ले जाने लगते हैं। फिर सभी गार्ड्स मिलकर लिंकन को इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए एक रूम के अंदर लेकर आते हैं जहां पर वो लिंकन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कुर्सी पर बांध देते हैं। ये सब देखकर लिंकन काफी ज्यादा घबरा जाता है लेकिन तभी लिंकन के पास बेलिक आता है और उसको बहुत ही अजीब तरीके से चुप रहने के लिए कहता है। ये सब देखकर एक बात तो साफ थी कि बेलिक में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तभी दूसरे गार्ड्स एक लीवर खींच देते हैं जिससे लिंकन को शॉक लगता है लेकिन तभी अचानक से लिंकन की आंख खुल जाती है। दरअसल अभी तक लिंकन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सपना देख रहा था। अब लिंकन की सजा के जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे उसकी टेंशन बढ़ रही थी। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने टॉयलेट के पीछे से ईंट निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके लिए आगे की खुदाई करना आसान हो जाए। लेकिन तभी वहां पर हेवायर भी आ जाता है जिसकी वजह से माइकल को अपना काम रोकना पड़ता है। तभी हेवायर माइकल के शरीर पर टैटू देखता है और उसको ये टैटू बहुत ही अजीब लगता है। हेवायर को माइकल के टैटू में से कुछ पैटर्न दिखाई देते हैं। फिर वो माइकल से इस टैटू के बारे में पूछने लगता है लेकिन माइकल हेवायर को कुछ भी नहीं बताता। अब कहीं ना कहीं हेवायर को माइकल पर शक हो जाता है कि जरूर ये इंसान कुछ गड़बड़ करने वाला है। फिर माइकल वहां से जेल के पार्क में जॉन से मिलने के लिए चला जाता है। जॉन माइकल से उसकी खुदाई के काम के बारे में पूछता है।
फिर माइकल हेवायर की तरफ इशारा करते हुए जॉन को बताता है कि ये मेरा नया क्लासमेट है और अपनी बीमारी के चलते ये कभी भी सोता ही नहीं है और जब तक ये जागता रहेगा मैं खुदाई नहीं कर पाऊंगा। माइकल की बात सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो माइकल को कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालोगे, इसलिए अब हेवायर को संभालना तुम्हारा काम है और इस काम में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होने वाला है। फिर ये धमकी देने के बाद जॉन वहां से चला जाता है। फिर माइकल वार्डन के ऑफिस में जाता है और उसके ताजमहल की रेप्लिका को पूरा करने में उसकी हेल्प करने लगता है। फिर वार्डन माइकल को कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ। तभी माइकल हेनरी से कहता है कि तुम मेरे सेलमेट हेवायर को मेरे सेल से ट्रांसफर करके अपना ये एहसान चुका सकते हो, लेकिन हेनरी माइकल की ये बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि जेल के प्रोटोकॉल के हिसाब से जब तक हेवायर माइकल के साथ कुछ गलत नहीं करता तब तक उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तभी हेनरी की असिस्टेंट आकर बताती है कि आपकी वाइफ बाहर आई हुई है। ये जानकर हेनरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को ताजमहल के बारे में एनिवर्सरी से पहले बताना नहीं चाहता था। फिर वो जल्दी से अपनी वाइफ के पास चला जाता है। दरअसल आज दोनों एक साथ डिनर करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इस समय हेनरी बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। ये देखकर उसकी वाइफ समझ जाती है कि इसके ऑफिस में कुछ तो है जो ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही हेनरी की वाइफ हेनरी के ऑफिस में जाने लगती है तो माइकल हेनरी के ऑफिस से बाहर आ जाता है और हेनरी के साथ अपनी मीटिंग की बात करने लगता है। ये देखकर हेनरी की वाइफ को लगता है कि हेनरी और प्रिजनर दोनों के बीच में कोई गंभीर मुद्दे को लेकर मीटिंग चल रही थी, इसलिए हेनरी की वाइफ उसके ऑफिस में नहीं जाती और वो दोनों ही वहां से सीधा डिनर करने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वेरोनिका लिंकन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी अटर्नी हूँ और मेरी क्रैब की गर्लफ्रेंड के साथ बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि तुम्हें फंसाने में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है। फिर वो बताती है कि क्रैब की गर्लफ्रेंड लेटिसिया भी गायब हो गई है और मुझे लगता है कि उसको सीक्रेट सर्विस एजेंट पॉल ने ही गायब किया है क्योंकि कल वो मेरे ऑफिस में आया था। ये बात जानकर लिंकन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जितना सोचा था ये मामला उसे कहीं ज्यादा पेचीदा निकला। दूसरी तरफ सुक्रे अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड मारी क्रूज को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मारी क्रूज तो उसका फोन तक नहीं उठा रही थी। फिर अगले दिन सुक्रे से मिलने के लिए हेक्टर आता है और कहता है कि अब तुम्हें मारी क्रूज को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब वो मेरे साथ रहती है। अब हेक्टर की ये बात सुनकर सुक्रे को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको जिस बात का डर था उसके साथ वही हुआ, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी क्रूज हेक्टर के साथ रहे क्योंकि हेक्टर अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन फिलहाल सुक्रे हेक्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता और हेक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हेनरी अपने ऑफिस में आने के बाद बेलिक से मिलता है और कहता है कि तुम्हें हेवायर का माइकल के सेल से ट्रांसफर करना होगा क्योंकि हेवायर माइकल के लिए सही सेलमेट नहीं है। लेकिन बेलिक हेनरी से ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। ये देखकर हेनरी बेलिक को कहता है कि मैं मेरी रिटायरमेंट के बाद तुम्हें मेरी जगह लेने की सिफारिश कर रहा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मैं वार्डन बनने के लिए तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा। हेनरी की बात सुनने के बाद बेलिक उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो बहुत समय से वार्डन बनना चाहता था। दूसरी तरफ माइकल टॉक्सिक कंट्रोल सेंटर में जाता है और वहां से एक केमिकल उठा लेता है, लेकिन इतने में वहां पर गार्ड बेलिक आ जाता है और देखता है कि इस समय माइकल रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। यह देखकर बेलिक माइकल की तलाशी लेने लगता है, लेकिन माइकल ने उस केमिकल को अपने कोट की एक ऐसी जगह पर छिपा लिया था जहां पर बेलिक की नजरें ही नहीं जाती और फिर बेलिक माइकल को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो माइकल को गुस्से में कहता है कि आज के बाद तुम मुझसे बिना पूछे हेनरी के पास नहीं जाओगे। फिर जब माइकल अपने सेल में जाता है तो माइकल के पास जॉन आता है। वो माइकल से पूछता है कि तुम्हारी खुदाई का काम कैसा चल रहा है। जॉन की बात सुनकर माइकल एक बार फिर से उसको यही कहता है कि हेवायर की वजह से मैं खुदाई नहीं कर पा रहा। माइकल की बात सुनकर जॉन वहां से चला जाता है। तभी नेक्स्ट डे हम सुक्रे को देखते हैं जो कि फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोन करता है और आज उसकी गर्लफ्रेंड उसका फोन उठा लेती है, लेकिन वो सुक्रे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे हेक्टर ने बताया है कि तुम जेल में मजे करने के लिए दूसरी लड़कियों को भी बुलाते हो। मारी क्रूज की ये बात सुनने के बाद सुक्रे उसको कहता है कि हेक्टर तुम्हारा फायदा उठाने के लिए तुमको झूठ बोल रहा है। अब सुक्रे की ये बात सुनने के बाद
मारी क्रूज को उस पर भरोसा हो जाता है, लेकिन फिर वो सुक्रे को कहती है कि मैं जल्दी से जल्दी एक बच्चा चाहती हूँ, लेकिन तुम तो बहुत वक्त बाद जेल से बाहर आने वाले हो। मारी क्रूज की ये बात सुनने के बाद सुक्रे उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं अगले 16 महीने में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन मारी क्रूज सुक्रे की बात अनसुनी करके उसका फोन काट देती है। दूसरी तरफ वेरोनिका एक प्रोजेक्ट जस्टिस नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग लिंकन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने में हेल्प करते हैं। वहां जाकर वेरोनिका उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बेंजामिन से लिंकन के केस के बारे में बात करती है और उसको सारी बात बताती है। बेंजामिन कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी सबूत हैं, उतने सबूत तो बहुत वक्त से मेरे पास भी हैं, इसलिए इतने से सबूतों से काम नहीं चलेगा। हमें लिंकन को बचाने के लिए और भी काफी सारे पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ेगी। बेंजामिन की बात सुनकर वेरोनिका उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बेंजामिन वेरोनिका की हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है। फिर वेरोनिका उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इस समय डैनी उस पर नजर रखे हुए था, क्योंकि इस समय उसका साथी पॉल वेरोनिका के घर की तलाशी जो ले रहा था। फिर वहां पर उसको वेरोनिका और लिंकन की एक साथ फोटो मिलती है। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि वेरोनिका लिंकन के बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। तभी रात को जब माइकल सो रहा था तो हेवायर उसके कपड़े काटकर उसके टैटू को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में माइकल उठ जाता है और हेवायर को अपने से दूर कर देता है। अब हेवायर माइकल के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था, क्योंकि हेवायर को पूरा विश्वास हो गया था कि माइकल ने अपने शरीर के ऊपर किसी खास जगह का ब्लूप्रिंट बनवाया हुआ है। फिर नेक्स्ट डे माइकल जॉन से मिलता है और उससे एक केमिकल मंगवाता है। जॉन भी माइकल का केमिकल लाने के लिए मान जाता है और कुछ वक्त के बाद उसका मंगवाया हुआ केमिकल लाकर उसको दे देता है। फिर माइकल उस केमिकल को हेवायर के टूथपेस्ट में डाल देता है। अब इससे क्या होगा ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ वेरोनिका एक पुलिस वाले से मिलने के लिए जाती है, जिसने पहली बार लिंकन को अरेस्ट किया था। फिर वेरोनिका उस पुलिस वाले से लिंकन के अरेस्ट वाले दिन के बारे में पूछती है। पुलिस वाला बताता है कि जब मैं लिंकन को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर गया तो वो अपने खून से सने हुए कपड़ों को धो रहा था, और लैब टेस्टिंग के बाद ये बात साफ हो गई कि वो खून वाइस प्रेसिडेंट के भाई सिडमैन का था। उस पुलिस वाले की बात सुनकर वेरोनिका समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर जब वेरोनिका वहां से जाने लगती है तो उससे मिलने के लिए निक नाम का एक आदमी आता है, जो कि प्रोजेक्ट जस्टिस का एक एजेंट था। वो वेरोनिका को कहता है कि मैं तुम्हारी लिंकन के केस में हेल्प करना चाहता हूँ। फिर वेरोनिका उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। फिर निक बताता है कि लिंकन की ही तरह मेरे फादर ने भी अपनी लाइफ के 15 साल जेल में काटे हैं, वो भी किसी ऐसे जुर्म में जो उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आगे और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं सुक्रे माइकल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोबारा से मुझको अपने सेल में ले लो। माइकल भी सुक्रे को दोबारा से अपने सेल में लेने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों ही हेवायर को अपने सेल से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। फिर जब माइकल अपने सेल में जाता है तो हेवायर पहले से ही सेल में मौजूद था। उस समय हेवायर ने माइकल के टैटू की काफी सारी ड्राइंग्स भी बनाई हुई थी और अब हेवायर को पूरा विश्वास था कि माइकल कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी माइकल अपने सर को सेल के बाहर लगे गेट पर दे मारता है, जिसके कारण उसके सिर से खून बहने लगता है। फिर वो चिल्लाकर गार्ड्स को बुला लेता है और उनके सामने नाटक करने लगता है कि हेवायर ने मेरा सिर फोड़ दिया। फिर ये सब देखकर वो गार्ड्स हेवायर को वहां से ले जाते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद सुक्रे दोबारा से अपना सारा सामान लेकर माइकल के सेल में रहने के लिए आ जाता है। अब सुक्रे को एक बार फिर से यहाँ पर देखकर माइकल खुश हो जाता है, क्योंकि अब सुक्रे के साथ माइकल अपना काम और भी जल्दी कर सकता था। फिर वो सारा के पास मेडिकल रूम में जाता है और अपने साथ लाए हुए टूथपेस्ट वाले केमिकल वहाँ की गटर पाइप में डाल देता है। जैसे ही दोनों केमिकल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो रिएक्ट करने लगते हैं। दरअसल जो केमिकल माइकल लेकर आया था, उस केमिकल से लोहे की पाइप धीरे धीरे गल जाएगी और माइकल भी ठीक यही चाहता था, जिसके बाद वो दोबारा से अपने सेल में आ जाता है और फिर से टॉयलेट को खोल लेता है। अब तक माइकल ने उस दीवार में लगे पत्थर में से कंक्रीट को भी हटा दिया था। अब माइकल अपने पैर से उस पत्थर को ठोक कर उसमें छेद करना चाहता था, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा इसलिए माइकल सुक्रे को अपने जेल में आवाज करने के लिए कहता है। माइकल की बात सुनकर सुक्रे अपने सेल में गाना गाने लगता है। हाय हाय होए होए। और ये गाना सुनकर सभी कैदी उसको चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन सुक्रे फिर भी गाता रहता है। अब गाने से परेशान होकर सभी कैदी शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इस बात का फायदा उठाकर माइकल जल्दी से टॉयलेट के पीछे वाली दीवार पर अपना पैर मारने लगता है,
जिससे दीवार में लगा पत्थर दूसरी तरफ गिर जाता है और माइकल के टॉयलेट के पीछे से एक पूरा का पूरा रास्ता निकल जाता है जो कि सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वेरोनिका निक को साथ लेकर लिंकन से पूछताछ करने के लिए जेल में आती है। फिर लिंकन उनको बताता है कि जिस दिन पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर पर आए थे उस दिन मैंने भी मेरे वॉशरूम में एक खून से लथपथ पैंट देखी थी और मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि वो पैंट किसने मेरे वॉशरूम में रखी। जब पुलिस वाले वहां पर आए तो उनको लगा कि मैं उस पैंट को धो रहा था। फिर लिंकन की बात सुनने के बाद निक उससे पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट को जिस गन से मारा गया था उस गन पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए। फिर निक की बात सुनकर लिंकन उसको बताता है कि जिस आदमी ने मुझे ड्रग डीलर को मारने की सुपारी दी थी उसका नाम बो है और उसने मुझे पहले काफी सारी गन चेक करने के लिए कहा था ताकि जो भी गन मेरे लिए कंफर्टेबल रहे मैं उसको लेकर चला जाऊं। शायद ये उसने मुझे फंसाने के लिए किया होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी गन्स को ट्राई करके देखा था और उन सब गन्स के ऊपर मेरे फिंगरप्रिंट भी आ गए होंगे। लास्ट सीन में हम देखते हैं पॉल डैनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और बताता है कि मैंने माइकल की फोक्स रिवर जेल में से किसी दूसरे जेल में ट्रांसफर करवा दी है। और ये बात जानने के बाद डैनी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इन दोनों को शक हो गया था कि लिंकन और उसके भाई माइकल का एक ही जेल में होना ये कोई आम बात नहीं है। जरूर उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। 5th एपिसोड में हम पॉल और डैनी को देखते हैं। ये दोनों ही हेनरी के ऑफिस में आए हुए थे। पॉल हेनरी से माइकल के ट्रांसफर की बात करने के लिए आया था लेकिन हेनरी को पॉल की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि माइकल हेनरी के रेप्लिका को पूरा करने में उसकी हेल्प कर रहा था। इसलिए वो पॉल को कहता है कि माइकल ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण मैं उसका ट्रांसफर दूसरी जेल में करवा सकूं। हेनरी की बात सुनकर पॉल उसको एक इन्वेलप देता है जिसमें एक लड़के की डेड बॉडी की फोटो थी। फिर हेनरी उस फोटो को देखकर घबरा जाता है। तभी पॉल कहता है कि अगर तुमने माइकल का ट्रांसफर होने से रोका तो मैं तुम्हारी वाइफ को इस टोलेडो नाम के लड़के के बारे में बता दूंगा। पॉल की बात सुनकर हेनरी बिल्कुल शांत हो जाता है और उसकी चुप्पी देखकर पॉल समझ जाता है कि हेनरी माइकल के ट्रांसफर के लिए मान गया है। दूसरी तरफ माइकल अपने भाई लिंकन और बाकी के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। अब जॉन को भी पता चल चुका था कि माइकल और लिंकन दोनों भाई हैं। फिर माइकल सभी को कहता है कि आज रात मुझे मेरे सेल के पीछे वाले रास्ते से बाहर जाना पड़ेगा ताकि मैं आसपास के एरिया का मुआयना कर सकूं। इसलिए तुम्हें मेरे जाने के बाद पूरी सिचुएशन संभालनी पड़ेगी और मुझे इस काम में सिर्फ 5 ही मिनट चाहिए। फिर जब माइकल और सुक्रे अपने सेल में जाने लगते हैं तो एक गार्ड सुक्रे को सेल के बाहर ही रोक लेता है और माइकल को अकेले ही सेल के अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर माइकल देखता है कि उसके सेल में पहले से ही वार्डन हेनरी बैठा हुआ है। हेनरी को अपने सेल में देखकर माइकल को लगता है कि शायद हेनरी को उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल हेनरी माइकल को बताने के लिए आया था कि कल तुम्हारी ट्रांसफर हो रही है। अब हेनरी की ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो हेनरी को बता देता है कि लिंकन मेरा भाई है और जब तक उसको मौत की सजा नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। लेकिन हेनरी भी मजबूर था, इसलिए वो माइकल को अपनी जेल में नहीं रख सकता था। फिर अगले दिन माइकल लिंकन से चर्च में मिलता है। फिर माइकल लिंकन को बता देता है कि कल मेरी इस जेल से ट्रांसफर हो रही है। माइकल की बात सुनकर लिंकन काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि माइकल ने उसके दिल में जीने की नई उम्मीद जगा दी थी और अगर माइकल यहाँ से चला गया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन माइकल लिंकन को कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर माइकल चार्ली से मिलता है और कहता है कि मेरा इस जेल से ट्रांसफर होने वाला है लेकिन मैं इस जेल से नहीं जाना चाहता। क्या तुम कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे मेरा ट्रांसफर रुक जाए? माइकल की बात सुनकर चार्ली उसको बताता है कि मैं एक ऐसा तरीका जानता हूँ। इस तरीके के अंदर तुम्हें एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर तुम्हें कोई भी अच्छा बहाना लिखना होगा और तुम्हारी एप्लीकेशन की सुनवाई में लगभग 1 महीना लग जाएगा और तब तक तुम्हारा ट्रांसफर रुक जाएगा। चार्ली की ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी ट्रांसफर रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर वार्डन के पास भेज देता है। अगले सीन में हम वेरोनिका और निक को देखते हैं। दोनों वाइस प्रेसिडेंट के भाई के मर्डर वाली टेप देख रहे थे जिसके अंदर निक को एक बहुत ही अजीब बात पता लगती है। फिर वो वेरोनिका को बताता है कि आखिर कोई भी खूनी किसी को मारकर उसकी गाड़ी में दोबारा से जांच पड़ताल करने के लिए क्यों जाएगा। अब वेरोनिका को भी एक बात समझ में आ गई थी कि लिंकन के घर वापस जाने से पहले किसी ने उसके घर में घुसकर उसके वॉशरूम में वाइस प्रेसिडेंट के भाई के खून से लथपथ पैंट को वहां पर छुपा दिया। ये सब देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी निक वेरोनिका को कहता है कि अब
अब हमें और भी सबूत चाहिए होंगे। तभी निक को ख्याल आता है कि टेप वाली वीडियो फेक भी तो हो सकती है। दूसरी तरफ माइकल अपने रूम में मौजूद टॉयलेट को हटाकर अपने बनाए हुए रास्ते से बाहर चला जाता है और अपने शरीर के ऊपर बनाए हुए ब्लूप्रिंट की हेल्प से उस रास्ते से होते हुए बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाता है। तभी उस जगह पर एक वर्कर भी आ जाता है, जिसको देखकर माइकल छत के ऊपर लटक जाता है और वो वर्कर माइकल के ठीक नीचे आकर सिगरेट पीने लगता है। इस वक्त माइकल के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अगर उसको इस वर्कर ने यहाँ पर देख लिया तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन तभी वो वर्कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद माइकल भी दोबारा से अपने सेल के अंदर आ जाता है। अगले दिन जॉन और उसके साथी कैदी जेल में गार्ड के साथ एक छोटा सा दंगा शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्लान के हिसाब से ये लोग एक साबुन पर वार्डन के रूम की चाबी का पैटर्न लेने वाले थे, ताकि माइकल अपने सीक्रेट रास्ते के जरिए वार्डन के ऑफिस में जा सके। और जॉन इस काम में कामयाब भी हो जाता है। वो एक साबुन पर वार्डन के ऑफिस की चाबी की छाप ले लेता है और फिर अपने सेल में आने के बाद कुछ मोम को पिघलाकर उसकी एक चाबी तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ निक वेरोनिका को साथ लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है ताकि उसको वो टेप दिखा सके। निक का दोस्त उनको कहता है कि तुम्हारी टेप की जो वीडियो है वो बिल्कुल असली है, लेकिन उसकी वॉइस में गड़बड़ की हुई है, क्योंकि उसमें जो गन की आवाज है वो असली नहीं है, क्योंकि गन की आवाज पार्किंग लॉट में गूंजनी चाहिए थी, लेकिन ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। यानी कि किसी ने इस वीडियो को एडिट करके गोली की आवाज बाद में भरी है। अब अपने दोस्त की ये बात सुनकर निक उसको कहता है कि क्या तुम हमारे लिए गवाही दे सकते हो। फिर निक का दोस्त कहता है कि इसको अच्छे से प्रूव करने के लिए मुझे मर्डर वाले दिन की असली वीडियो चाहिए, तभी मैं इस वीडियो को फेक साबित कर सकता हूँ। फिर उससे मिलने के बाद निक और वेरोनिका एक कंपनी में जाते हैं जहाँ पर मर्डर वाली बिल्डिंग की सारी टेप रखी हुई थी, लेकिन वहाँ जाकर उनको पता चलता है कि जिस रूम में उन टेप्स को रखा गया था उस रूम में कल रात पानी की पाइप लीक हो गई थी, जिसकी वजह से उस कमरे में मौजूद सारा जरूरी सामान खराब हो गया। फिर जब वेरोनिका अपने घर पर जाती है तो देखती है कि उसके घर में चोरी हो गई है और अब उसके घर से लिंकन वाली टेप भी गायब हो चुकी है। ये सब देखकर वेरोनिका निक पर शक करने लगती है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि टेप कहां पर रखी हुई है। दूसरी तरफ माइकल वार्डन के साथ मिलकर उस ताजमहल को पूरा करने में लगा था, लेकिन तभी वार्डन जल्दी से घर चला जाता है और माइकल उसका रेप्लिका पूरा करने के लिए उसी के ऑफिस में रुक जाता है। वो देखता है कि हेनरी के ऑफिस का दूसरा दरवाजा लॉक है, लेकिन तभी जॉन वहां पर आकर उसको अपनी बनाई हुई चाबी देता है और उस दरवाजे को अनलॉक कर देता है। फिर माइकल भी उसी दरवाजे से निकलकर बाकी कैदियों के साथ मिल जाता है और चाबी भी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ हेनरी जब घर जाता है तो देखता है कि उसके घर पर पॉल और डैनी आए हुए हैं और उनको देखकर हेनरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल पॉल और डैनी को पता चल गया था कि माइकल ने अपने ट्रांसफर को रोकने के लिए एप्लीकेशन लिखी है, जिसको रेगुलेट होने में 1 या 2 महीने तक लग सकते हैं। इसलिए पॉल हेनरी पर दबाव डालते हुए कहता है कि तुम माइकल की उस एप्लीकेशन को कोर्ट तक मत जाने दो, और अगर उसकी एप्लीकेशन कोर्ट तक पहुंच गई तो हम तुम्हारे अतीत से जुड़ी हुई सारी बातें तुम्हारी पत्नी को बता देंगे। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब हेनरी ना चाहते हुए भी माइकल की उस एप्लीकेशन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर चर्च में चला जाता है। वहां पर वो चर्च के फादर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। दरअसल हेनरी का एक सौतेला भाई भी था जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके बारे में हेनरी ने अपनी वाइफ जूडी को कुछ भी नहीं बताया था। दूसरी तरफ सारा लिंकन का चेकअप करने के लिए उसके सेल में जाती है और उसके सामने जानबूझकर माइकल का जिक्र करती है, क्योंकि सारा को भी पता चल गया था कि माइकल और लिंकन दोनों भाई हैं। यह देखकर लिंकन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ माइकल दोबारा से अपने बनाए हुए सीक्रेट रास्ते में चला जाता है और काफी देर तक बाहर नहीं आता। इतने में बैलिक कैदियों की गिनती शुरू कर देता है और जब वो देखता है कि माइकल अपने सेल में नहीं है तो ये देखकर बैलिक पूरे जेल में माइकल के गायब होने की खबर फैला देता है। अब देखते ही देखते पूरे जेल में माइकल की तलाश शुरू हो जाती है और हेनरी को भी माइकल के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। फिर वो बैलिक को कहता है कि माइकल मेरे ऑफिस में काम कर रहा होगा। फिर जब एक गार्ड हेनरी के ऑफिस में माइकल को देखने के लिए जाता है तो उसको माइकल कहीं पर भी नहीं दिखता। इस समय माइकल जेल के ऊपर वाली बिल्डिंग पर बैठकर सभी पुलिस वालों को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। फिर वो देखता है कि जेल में एक ऐसा रास्ता भी है जहां से गार्ड नहीं आ रहे। यह देखकर माइकल खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनको अपने भागने का सही रास्ता मिल गया था। फिर जब हेनरी अपने ऑफिस में माइकल को देखने के लिए
जाता है तो देखता है कि माइकल ऑफिस में ही है। ये देखकर बेलिक माइकल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी बेलिक को ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि उसने ही माइकल को अपने ऑफिस में रेप्लिका पूरा करने के लिए रोका हुआ था। फिर हेनरी माइकल को बताता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन में कुछ गलती थी, इसलिए वो रद्द हो गई है। ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और हेनरी को अपनी ट्रांसफर रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हेनरी मजबूर था, इसलिए वो माइकल की एक भी बात नहीं सुनता और उसको अपने सेल में भेज देता है। अगले दिन जब माइकल जेल से जाने के लिए बिल्कुल रेडी था तो जाने से पहले वो सुकरे के लिए अपना बोल्ट और एक कागज की डक छोड़ देता है, जिसके बाद गार्ड माइकल को वहां से ले जाने लगते हैं। अब माइकल के साथी माइकल के ट्रांसफर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन ऐन मौके पर वार्डन हेनरी आकर माइकल को रोक लेता है और उसकी ट्रांसफर दोबारा से रद्द कर देता है। ये सब देखकर माइकल मन ही मन खुश हो जाता है। उस समय डैनी और पॉल बाहर माइकल की ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो भी माइकल की ट्रांसफर रद्द होने से काफी निराश हो जाते हैं। दरअसल हेनरी ने अपनी वाइफ जूडी को सब कुछ सच सच बताने का फैसला कर लिया था। फिर हेनरी अपने घर जाता है और जूडी को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। अब पॉल और डैनी भी अपनी लेडी बॉस को माइकल के ट्रांसफर रद्द होने के बारे में बता देते हैं और ये सब जानकर वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। दोस्तों, वीडियो को छोटी बनाने के चक्कर में मैं कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मेरी अच्छी एक्सप्लेनेशन के कारण ही आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। डिटेलिंग के चक्कर में ही ये वीडियो भी लंबी हो गई, इसलिए मैं इसके नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को कल ही अपलोड कर दूं। आशा करता हूं आप डिटेलिंग में वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।